रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडन 55 के पार्ट वन की वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम में हर लेवल पे इंटीग्रेट हो रही होती है। जैसे कुछ सेंसरी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में हम इंटीग्रेट करते हैं और उसी सेंसरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्पाइनल कॉर्ड सिंपल मसल रिफ्लेक्सेस कॉज करवा देती है। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर ब्रेन स्टेम में इंटीग्रेट हो रही होती है जिसके रिजल्ट में ब्रेन स्टेम कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज करवा रहा होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन टॉप तक यानी कि सेरिब्रम तक पहुंच रही होती है जिसके रिजल्ट में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मसल स्किल्स हो रहे होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इंशाल्लाह हमने स्पाइनल कॉर्ड जो मोटर फंक्शन कॉज करवा रही है उसको डिस्कस करना है हमने। तो यहाँ पे देखिएगा वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरोनल सर्किट्स होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो ना हो तो ब्रेन भी अपनी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज ना करवा सके। बेसिकली होता ये है, ब्रेन एक सिंपल कमांड देता है। मिसाल के तौर पे ब्रेन से मैसेज आता है कि वॉकिंग करवाओ। अब स्पाइनल कॉर्ड में एक बड़ा जबरदस्त सर्किट बना हुआ होता है। जब उस सर्किट को वॉकिंग के सिग्नल्स मिलते हैं यानी ब्रेन की तरफ से कमांड मिलती है तो वो सर्किट उसके हिसाब से किसी मसल से कहता है कि तुम रिलैक्स करो, किसी मसल से कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो और सारे मसल्स को इस तरह के सिग्नल्स भेजता है कि इंसान वॉक करना शुरू कर दे। ठीक है, एक टांग से कहता है कि तुम आगे स्टेप करो, दूसरी टांग से कहता है तुम पीछे स्टेप करो। ये सारा कुछ स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद सर्किट्स हैं। सही होगी बात कि जब ये सर्किट एक्टिवेट होगा तो ये हो जाएगा, ये सर्किट एक्टिवेट होगा तो ये हो जाएगा, ये तो मुख्तलिफ चीज़ों के सर्किट्स बने हुए हैं। अगर ये सर्किट्स ना हो तो अकेले ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज नहीं करवा सकते। डाउन के बाद फिर वो कह रहे हैं कि भाई लेट अस नॉट बिलिटल द रोल ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन भी बेकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ब्रेन ही तो है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को बता रहा है कि किस वक्त तुमने कौन से वाला काम करवाना है। अब ये वाला सर्किट एक्टिवेट करो, अब ये वाला सर्किट एक्टिवेट करो। तो ये सारा जो एनालिटिकल काम है कि इस वक्त क्या करवाना चाहिए और ये जो कमांड सिग्नल भेज रहा है ये ब्रेन ही भेज रहा है। अगर ब्रेन ना भेजे ये कमांड सिग्नल तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या पता किस वक्त कौन से सर्किट को एक्टिवेट करवाना है। दोनों की बात। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में हमें पता है बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर मौजूद होता है। इस ग्रे मैटर में एक तो पीछे से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में एक जिसको आप डॉर्सल रूट कहते हो या इसको आप कह सकते हो पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं, यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आती है। समझो के बाद ये बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर था। इस ग्रे मैटर में बैक साइड से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अब हर आने वाला जो सेंसरी सिग्नल है ये देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में फिर कहाँ जाएगा। लो जी, दो डेस्टिनेशन होती हैं। एक तो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो यहीं पे आपको पता ना, आगे मोटर इन्फॉर्मेशन का लिए मतलब मोटर रूट है या आप एंटीरियर हॉर्न कह सकते हो। तो यहाँ से निकलने वाले एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जो हमने फर्स्ट मतलब एफएससी फर्स्ट ईयर में हम रिफ्लेक्स आर्क वगैरह पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और उसके मुताबिक हमने मोटर न्यूरॉन से कह जाए कि भाई हमें गर्म चीज़ लग रही है, हाथ पीछे खींच लो। सही के बाद तो आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन थी, एक तो उसकी डेस्टिनेशन ये हो गई कि वो इधर के इंटर न्यूरॉन्स या इधर के डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उसने मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया। और दूसरा आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा ऊपर और स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा नीचे की तरफ को ट्रैवल करती है। जैसे कि अगर मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाऊं, ये मैंने एक बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को शो किया हुआ है। ये एक क्रॉस सेक्शन है, दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ये पूरी आपके पास थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारे पास क्या है, सेंसरी रूट जो कि इन्फॉर्मेशन को लेके आता है। स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड से इन्फॉर्मेशन आती है और आगे से इन्फॉर्मेशन निकलती है। सही होगी ना बात। ये आगे वाला हमारे पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये बैक से इन्फॉर्मेशन आ रही है, इधर से इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये जो मैंने स्टार वाले शो किए हुए ये हैं हमारे पास एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, और जो ब्लू कलर के शो किए हुए ये सारे हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। तो आप देख सकते हैं एक तो ये हुआ कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और वो इंटर न्यूरॉन्स पे लग गई और उन्होंने किसी न किसी एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया। और दूसरा ये भी होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर स्पाइनल कॉर्ड में भेज दी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने नीचे वाले स्पाइनल कॉर्ड को बता दी। सही के बाद तो एक सेंसरी रूट से बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन आ रहे होते हैं, कुछ एंटीरियर मोटर न्यूरॉन पे लग रहे होते हैं, कुछ ऊपर लेकर जा रहे हैं, कुछ नीचे लेकर जा रहे हैं। इस तरह का हमने देख लिया कि सेंसरी रूट की दो डेस्टिनेशन हो गई। ऑलराइट, ओवरऑल अगर आपको देखा जाए कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक तो सेंसरी रिले न्यूरॉन्स हो गए ना, इसके अलावा दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। नंबर एक इंटर न्यूरॉन्स जो मैंने यहाँ ब्लू कलर के शो किए हुए हैं। नंबर दो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो मैंने ये रेड कलर के शो किए हुए हैं। सही के बाद तो इनको हम फर्दर स्टडी करते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स को। तो जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बाकी सेल से आमतौर पे बड़े होते हैं, साइज में 50 to 100 टाइम्स लार्जर होते हैं। सही होगी बात। और इनसे निकल रहे होते हैं हमारे पास बेसिकली मोटर फाइबर्स जो कि एंटीरियर रूट से जा रहे हैं या वहाँ एंटीरियर रूट से जा रहे हैं। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं। नंबर एक अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, नंबर दो गैमा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास शो हुए हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स। तो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स की दो टाइप्स हैं, एक अल्फा मोटर न्यूरॉन, एक गैमा मोटर न्यूरॉन। अब हम देखते हैं कि अल्फा मोटर न्यूरॉन और गैमा मोटर न्यूरॉन में क्या फ़र्क है। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है ना वो एक तो ज़रा बड़े साइज़ के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक, उनसे निकलने वाले फाइबर्स भी बड़े बड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं ए अल्फा मोटर नर्व फाइबर्स।
ठीक होगी बात। बड़े फाइबर्स हैं, उनसे निकलने वाले फाइबर्स भी बड़े हैं, मतलब बड़े न्यूरॉन्स हैं, उनसे निकलने वाले फाइबर्स भी बड़े हैं, ए अल्फा फाइबर्स। तो ये जो ए अल्फा फाइबर्स होते हैं ना, ये बस यहाँ से निकल गए। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये हमारे पास बड़े साइज़ का था, इसमें से मोटा सा फाइबर निकला ए अल्फा फाइबर। ये ए अल्फा फाइबर निकलने के बाद मुख्तलिफ डिवीजन्स करता है, ठीक होगी बात। और जब इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हो गई तो ये काफ़ी सारे मसल के जो सेल्स होते हैं, जिनको हम मसल फाइबर कहते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, सही होगी बात। तो ये आप देख सकते हैं, एक ही अल्फा न्यूरॉन से काफ़ी सारे मसल सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सही होगी बात। ये 3 से लेके 100 तक मसल सेल्स एक न्यूरॉन से एक्टिवेट होते हैं। अब इस न्यूरॉन से जितने भी मसल सेल्स लगे हुए हैं, इस सारे को क्यूमुलेटिवली हम नाम देते हैं मोटर यूनिट। स्केलेटल मसल जब हम पढ़ रहे थे तब हमने मोटर यूनिट डिस्कस किया था। एक अल्फा न्यूरॉन से इनर्वेट होने वाले सारे फाइबर्स को मिला के क्या नाम देते हैं, मोटर यूनिट, जो कि 3 से लेके 100 मसल फाइबर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। ये तो हो गया हमारे पास अल्फा मोटर न्यूरॉन। दूसरा होता है हमारे पास गैमा मोटर न्यूरॉन। पहली तो बात ये, गैमा मोटर न्यूरॉन अल्फा मोटर न्यूरॉन के नेबर काफ़ी कम होते हैं, तादाद में भी कम होते हैं और साइज में भी छोटे होते हैं, सही होगी बात। इनसे निकलने वाले फाइबर भी पतले होते हैं। अल्फा मोटर न्यूरॉन से निकले थे ए अल्फा फाइबर्स, गैमा मोटर न्यूरॉन से निकलते हैं ए गैमा फाइबर्स, ये सॉरी ए गैमा फाइबर्स। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, और ये जो ए गैमा फाइबर होते हैं, ये पूरे मसल फाइबर को ऐसे स्टिमुलेट नहीं कर रहे होते। बेसिकली हमारा जो एक मसल होता है, उस मसल के दरमियान में एक जगह होती है मसल स्पिंडल, जो अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। इस मसल स्पिंडल के अंदर कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे मसल फाइबर्स होते हैं, जिनको हम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो गैमा वाले होते हैं ना, ये सिर्फ इन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को ही एक्टिवेट करते हैं। ये आ गए आपके पास लंबे लंबे मसल फाइबर्स, लार्ज मसल फाइबर्स, और ये आ गए इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। तो जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स थे, उन्होंने तो आपके लार्ज मसल फाइबर्स को एक्टिवेट कर दिया, बल्कि एक अल्फा न्यूरॉन ने एक से ज़्यादा लार्ज मसल फाइबर्स को एक्टिवेट कर दिया। जबकि जो गैमा न्यूरॉन्स थे, उन्होंने ए गैमा फाइबर्स के थ्रू इंट्राफ्यूजल को एक्टिवेट किया। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक कंप्लीट होते हैं हमारे पास एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स की दोनों टाइप्स। फिर दूसरी टाइप के सेल्स हमने कौन से कहे थे जी, ये ब्लू वाले इंटर न्यूरॉन्स। तो बता रहे हैं कि जी हमारे पास बहुत ज़्यादा, अच्छा, इंटर न्यूरॉन्स की जो तादाद है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से कुछ 30 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, और ये हाईली एक्साइटेबल न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी एक्साइटेशन इतनी ज़्यादा हो सकती है कि 1500 टाइम्स पर सेकेंड ये इम्पल्स सेंड कर सकते हैं, ठीक होगी बात। इनके बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। एक इंटर न्यूरॉन का दूसरे इंटर न्यूरॉन के साथ भी कनेक्शन होता है, ठीक है। तो दे हैव कनेक्शन विद वन अनदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक इंटर न्यूरॉन दूसरी इंटर न्यूरॉन को सिग्नल भेज रहा है, ये वाला इस इंटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ भी है। और इंटर न्यूरॉन के एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से भी कनेक्शन होते हैं, समझो की बात। तो इंटर न्यूरॉन्स की हमने तादाद के बारे में देख लिया और इसकी कनेक्शंस के बारे में देख लिया। अब इसके जो कनेक्शंस हैं दूसरे इंटर न्यूरॉन्स के साथ और एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के साथ, ये वाले कनेक्शंस बेसिकली इंटीग्रेटिव फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो हम कहते हैं ना, अभी सेंस इन्फॉर्मेशन आई, फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने फैसला किया कि ऐसा रिफ्लेक्स करवाना और उसके हिसाब से आगे भेज दिया। तो ये जो फैसला होता है, ये जो सर्किट्स होते हैं, ये यही इंटर न्यूरॉन्स फॉर्म कर रहे होते हैं। और हमने सेंसरी इन्फॉर्मेशन में, आपको याद होगा, हमने वो रिवर्बरेटरी सर्किट्स भी पढ़े थे, डाइवर्जिंग सर्किट्स पढ़े थे, कन्वर्जिंग सर्किट्स पढ़े थे। ये सारे जो सर्किट्स होते हैं वो यही इंटर न्यूरॉन ही बना रहे होते हैं, सही होगी बात। सेंसरी न्यूरॉन का तो काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लाना, और एंटीरियर का काम है सिर्फ लेके जाना। तो आगे जो इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रेशन हो रही है ना, वो सारे ये इंटर न्यूरॉन के जो आपस में सर्किट्स बन रहे होते हैं, इन्हीं की वजह से हो रही होती है। पता है कि इंटर न्यूरॉन्स का काम इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाना भी होता है। जितने भी सेंसरी सेल्स आ रहे होते हैं, बहुत कम चंद एक ही होते हैं जो कि सेंसरी सेल डायरेक्टली एंटीरियर मोटर न्यूरॉन पे लग रहा हो, वरना सेंसरी सेल इंटर न्यूरॉन को पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन, और इंटर न्यूरॉन आगे पैगाम लेके जाता है। वेरी सिमिलरली जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, वो भी इंटर न्यूरॉन को आमतौर पर एक्टिवेट करते हैं, और इंटर न्यूरॉन आगे एंटीरियर मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है, ठीक होगी बात। तो ये इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेनशॉ सेल्स। अब हमारे पास रेनशॉ सेल्स एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। ये इनहिबिटरी सेल्स होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है कि ये मिसाल के तौर पे ये एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन है जो कि एक्टिवेट हो चुका है, ये वाला, सही होगी बात। अब इसने जाना है और जाके इस उंगली को यूं बेंड करवाना है, सही। अगर इसकी जो मतलब ये स्टिमुलेट हुआ है, करंट जा रहा है, अगर साथ वालों को भी थोड़ा बहुत करंट मिल गया तो क्या होगा, इस उंगली के बेंडिंग के साथ ये वाली उंगली भी बेंड कर जाएगी, क्योंकि साथ वाला तो बिला वजह एक्टिवेट हो गया ना। तो अब जब एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को ले जा रहा होता है ना, तो उसकी साइड पे बहुत सारी ब्रांचेस भी निकल रही होती हैं, और ये आगे हमारे पास, ये समझ लो है यार, ये तो पेन नहीं काम नहीं कर रहा, ये समझ लो हमारे पास रेनशॉ सेल है, ये भी रेनशॉ सेल है, ये भी रेनशॉ सेल है, ये भी बहुत सारे रेनशॉ सेल्स वगैरह मौजूद हैं, सही है की बात। अब
ये एक और एंटीरियर। तो जब एक एंटीरियर मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होता है वो साथ वाले रेनशॉ सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है, और इन रेनशॉ सेल्स का ये काम होता है कि ये इस एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से कहें ओए तुमने खबरदार को इन्फॉर्मेशन लेके गए, सिर्फ इसने लेकर जानी है। इधर वालों को भी कहता है ओए खबरदार तुम इन्फॉर्मेशन लेके गए, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक नहीं हो पाती। अगर इसकी स्टिमुलस की वजह से कोई साथ वाला स्टिमुलेट होने लगे तो रेनशॉ सेल्स फौरन उसको कहते हैं ओए नहीं तो भाई तुमने इनहिबिट होना है, तुमने इनहिबिट होना है। तो इसको हम कहते हैं शार्पनिंग ऑफ द सिग्नल्स, या लेटरल साइड पे इनहिबिट किया जा रहा है ना, तो इसको कहते हैं लेटरल इनहिबिशन। ये ना सिर्फ यहाँ पे एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में लेटरल इनहिबिशन होती है, बल्कि सेंसिंग इन्फॉर्मेशन में भी लेटरल इनहिबिशन का कांसेप्ट होता है, और भी बहुत सारी जगहों में ब्रेन में भी लेटरल इनहिबिशन का कांसेप्ट होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में मैंने लेटरल इनहिबिशन को पढ़ा था। तो ये लेटरल इनहिबिशन करवाने के लिए एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में हमारे पास होते हैं रेनशॉ सेल्स। मतलब लेटरल इनहिबिशन तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, रेनशॉ सेल्स सिर्फ इस जगह पे होते हैं लेटरल इनहिबिशन को करवाने के लिए। फिर आता है हमारे पास मल्टी सेगमेंटल कनेक्शन फ्रॉम वन स्पाइनल कॉर्ड लेवल टू अदर स्पाइनल कॉर्ड लेवल। अब आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ स्पाइनल कॉर्ड लेवल्स हैं। लेवल से मुराद है यहाँ पे भी एक रूट निकल रहा है, यहाँ पे भी एक रूट निकल रहा है, ऐसे ही है ना। अब मल्टी सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पेट पे किसी मक्खी ने काटा अचानक से, ठीक है, या कोई भेड़ ने काटा, तो फौरी तौर पे आपका हाथ जाता है और वहां पे पेट को क्लियर करता है, ऐसे ही है ना। तो ये तो मल्टी सेगमेंटल रिफ्लेक्स हो गया। यानी कि एक रिफ्लेक्स तो हम कहते हैं ना सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उंगली की सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और वापस उंगली को मैसेज चला गया कि भाई उंगली वापस खींच लो, ये तो बात चलो ठीक हो गई। लेकिन पाँव से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई और आपने अपनी आंखें भी नीचे देख लो, मतलब आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट भी उस रिफ्लेक्स के मुताबिक काम करते हैं या उस स्टिमुलस के मुताबिक काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्स होता है वो सिर्फ उसी सेगमेंट में नहीं रह रहा जहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है, बल्कि ऊपर नीचे भी जा रहा है। तो ये बहुत सारे इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। आप देख रहे हो एक इंटरन्यूरॉन इस सेगमेंट से लेके इस सेगमेंट तक जा रहा है, सही है के बाद ये वाला इंटरन्यूरॉन इस सेगमेंट से लेके इस सेगमेंट तक जा रहा है, सही है। तो इंटरन्यूरॉन्स भी बहुत सारे सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। और हमने ये भी कहा था कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है ये भी ऊपर और नीचे वाले सेगमेंट्स को कनेक्ट कर रही होती है। कई दफ़ा तो सिर्फ एक सेगमेंट आगे, दो सेगमेंट आगे जा रही होती है, और कई दफ़ा बहुत दूर तक भी स्पाइनल कॉर्ड में जा रही होती है। तो इसी की वजह से हमारे मल्टी सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस होते हैं कि एक सेगमेंट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आई थी लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो कई सेगमेंट्स के लेवल पे हो गया है। डाउन के बाद ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास मसल सेंसरी रिसेप्टर्स। अब जाहिर सी बात है हमारे नर्वस सिस्टम को पता होना चाहिए कि भाई कौन सा मसल कितना स्ट्रेच किया हुआ है, उसकी क्या लेंथ है, उसकी क्या टेंशन है, लेंथ चेंज कर रही है या नहीं कर रही है, सारी बातें पता होनी चाहिए। तो नर्वस सिस्टम को सब कुछ पहुंचाने के लिए हमारे पास होते हैं मसल सेंसरी रिसेप्टर्स। दो तरह के रिसेप्टर्स डिस्कस किए हुए हैं। एक है मसल स्पिंडल्स, जो कि यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, दरम्यान में बनाया हुआ मसल स्पिंडल, ठीक है। और दूसरे होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ये जो मसल स्पिंडल्स होते हैं ना, ये मसल की लेंथ के बारे में और चेंजेस इन लेंथ के बारे में बताते हैं। और ये जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन होते हैं जो कि ये टेंडन में मौजूद हैं, तो जाहिर बात है टेंडन से वो ये बता देते हैं कि भाई इस वक्त कितना स्ट्रेच पड़ रही है। तो यानी कि ये टेंशन इन द मसल और चेंजेस इन द टेंशन ऑफ मसल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम को पहुंचा रहे होते हैं। तो ये के बाद अलबत्ता ये जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है ये सब कॉन्शियस लेवल पे होती है। यानी कि आपको नहीं पता, या आप सोच नहीं रहे होते कि इस वक्त मेरा फलाना मसल इतना स्ट्रेच किया हुआ है, फलाना मसल इतना स्ट्रेच किया हुआ है। आपको तो पता भी नहीं कि, मतलब आम लोगों को तो पता भी नहीं कि कौन सी जगह पे मसल्स हैं कितने। तो ये सब कॉन्शियस लेवल पे होता है, हमारे कॉन्शियसनेस में ये चीज़ नहीं होती। ऑलराइट, अब पहले देखते हैं हम मसल स्पिंडल के स्ट्रक्चर को। यहाँ उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि मसल स्पिंडल का स्ट्रक्चर बेसिकली होता किस तरह से है। लो जी, कह लो कि 3 to 12 टाइनी इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स के इर्द गिर्द मसल स्पिंडल बन जाता है। बेसिकली देखो हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं। ये बन गया हुआ है एक मसल स्पिंडल, ठीक है, ये ऊपर ओवरऑल एक मसल है जिसके अंदर ये एक बन गया मसल स्पिंडल। अब ये जो लंबे लंबे फाइबर आपको नजर आ रहे हैं ना, इनकी तो लेंथ है पूरे मसल जितनी, जितना लंबा मसल है उतना बड़ा मसल फाइबर है, ठीक। ये तो कहलाते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स। सही के बाद एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो नॉर्मल हम पढ़ रहे होते हैं। अब इस स्पिंडल के अंदर भी आप देखते हैं छोटे छोटे ये मसल फाइबर्स मौजूद हैं। ये जो हमारे पास छोटे छोटे मसल फाइबर्स मौजूद हैं इनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल मसल्स या इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। सही के बाद ये जो इंट्राफ्यूजल, अच्छा जो एक्स्ट्रा फ्यूजल होते हैं उनका एक एंड एक टेंडन में लगा हुआ होता है, दूसरा एंड दूसरे टेंडन में लगा हुआ होता है। तो ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं इनकी क्या अटैचमेंट होती है, ये बेसिकली ये जो आपके बड़े वाले फाइबर्स है ना, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स, उन्हीं फाइबर्स की सरफेस की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोकैलेक्स होती है, आपकी मेम्ब्रेन है ऊपर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहे होते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। बात मेम्ब्रेन बड़े फाइबर्स की ग्लाइकोकैलेक्स पे अटैच हुए हुए होते हैं ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फर्दर अब अगर मैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के बारे में, ये जो आपके पास मसल स्पिंडल है ना, इसको मैंने इनलार्ज करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सही है बात, तो ये आप देखिएगा। अब ये दरमियान में क्या बने हुए हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, जो कि ये लार्ज मसल फाइबर की ग्लाइकोकैलेक्स पे अटैच हुए हुए हैं। सही के बाद अब इन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में जो साइडें हैं ना, उनमें तो आपके पास एक्टिन मायोसिन होती है, ये देख सकते हैं आप, साइडों में एक्टिन मायोसिन होती है, लेकिन दरमियान में ये खाली होते हैं।
ये देख रहे हैं, ये वाले भी ये दरमियान में खाली हैं। तो ये जो दरमियान वाली जगह बन रही है ना, ये बेसिकली हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है कि यार इस वक्त क्या चल रहा है। ये हमारे मसल की लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अच्छा, पहले तो मोटर इनर्वेशन आपको याद होगा, हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी। ये देखिएगा, हमने डिस्कस किया था दो तरह के मोटर न्यूरॉन्स थे। आपको एक अल्फा मोटर न्यूरॉन थे, एक गैमा मोटर न्यूरॉन थे। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन थे वो तो मैंने कहा था कि पूरे मसल फाइबर को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फिजिकल फाइबर्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। और ये जो गैमा मोटर न्यूरॉन थे, यहाँ से एक गैमा फाइबर आ रहे थे जो कि इंट्राफ्यूजल मसल को सप्लाई कर रहे थे। याद है आपको ये बात? तो ये जो इंट्राफ्यूजल मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी मोटर इनर्वेशन की बात की जाए तो इनके पास आ रहे होते हैं ए गैमा फाइबर्स। ये बात समझ में आ गई कि ए गैमा फाइबर्स होती हैं वो इनकी मोटर इनर्वेशन है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। दो तरह की सेंसरी एंडिंग्स होती है हमारे पास मसल स्पिंडल में, एक को हम कहते हैं प्राइमरी एंडिंग और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी एंडिंग। ये जो प्राइमरी एंडिंग होती है ना, ये इंट्राफ्यूजल फाइबर के रिसेप्टर रीजन के इर्द गिर्द यूं घूमती है। सही हो गई बात? तो इसी वजह से इसको हम एनुलोस्पाइरल एंडिंग भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप ये ग्रीन वाली देख सकते हैं, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द घूम रही है, ये एनुलोस्पाइरल एंडिंग बन रही होती है। और इसके आगे जो फाइबर होते हैं वो डायमीटर में भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से बहुत रैपिडली इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है। तो प्राइमरी एंडिंग बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इन्फॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाती है। जबकि जो दूसरी तरफ आपके पास सेकेंडरी एंडिंग, वो आप देखें तो वो यहाँ पे ब्रांचेस की तरह से फॉर्म कर रही होती है। ठीक हो गई बात? और इसका डायमीटर कंपैरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी एंडिंग। अच्छा, फिर अगर आप नर्व फाइबर्स देखें ना, तो हमने नर्व फाइबर्स की, सेंसरी नर्व फाइबर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। हमने कहा था ये टाइप 1A होती है, 1B होती है, टाइप 2 होती है, टाइप 3 होती है, टाइप 4 होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको याद होगा चैप्टर नंबर 47 के अंदर, यहाँ पे ही देखिएगा ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 1, जिसमें से ग्रुप 1A वाले फाइबर सबसे मोटे थे, सबसे तेजी से इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप 2, फिर उसके बाद ग्रुप 3, फिर इस तरह से चलता है आगे पास। सही होगी बात? तो ये जो प्राइमरी एंडिंग्स होती है ना, ये होती हैं ग्रुप 1A फाइबर्स। ये सबसे ज़्यादा मोटे, बहुत तेजी से इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। और जो सेकेंडरी एंडिंग्स हैं हमारे पास मसल स्पिंडल की, ये होते हैं टाइप 2 फाइबर्स। सही की बात? तो मसल स्पिंडल में जो प्राइमरी एंडिंग होती है वो टाइप 1A फाइबर्स होती हैं या ग्रुप 1A के फाइबर्स होते हैं। और जो दूसरी आपके पास सेकेंडरी एंडिंग है उसमें ग्रुप 2 के फाइबर्स होते हैं। और ये 1B के जो फाइबर्स है ना, ये बेसिकली गोल्जी टेंडन ऑर्गन में होते हैं। जो टेंडन से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे होते हैं ना, उसमें होते हैं ये 1B हमारे पास। तो ये भी यहाँ पे भी वैसे हमने कई बार डिस्कस की थी कि ये जो ग्रुप 1A था, ये उन्होंने कहा था एनुलोस्पाइरल एंडिंग फॉर्म कर रहा होता है। और जो ग्रुप 2 था, इसके बारे में उन्होंने कहा था ये फ्लावर स्प्रे एंडिंग फॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, इधर तो उन्होंने सिर्फ कहा है ना ब्रांचेस ऑफ ब्रुश की तरह, इसको आप फ्लावर स्प्रे एंडिंग भी कह सकते हैं। एक ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखना, जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे होते हैं, इसलिए हम उनको एफरेंट्स भी कहते हैं। सही है बात? और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो चूंकि ला रहे होते हैं, उसको हम इफरेंट्स भी कहते हैं। सही? तो इसको आप प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट भी कह सकते हैं। तो आप देखो कितने सारे नाम हो गए। प्राइमरी एंडिंग भी कह सकते हो, एनुलोस्पाइरल एंडिंग भी कह सकते हो, फिर इसी तरह से ग्रुप 1A फाइबर भी कह सकते हो। अगर आपसे उन्होंने मसल स्पिंडल का ग्रुप 1A फाइबर पूछा तो उसका मतलब प्राइमरी एंडिंग ही होगा। और आप प्राइमरी एफरेंट्स भी कह सकते हो। सो के बाद वेरी सिमिलरली सेकेंडरी एंडिंग भी कह सकते हैं, टाइप 2 फाइबर्स भी कह सकते हैं, सेकेंडरी एफरेंट्स भी कह सकते हैं, और फ्लावर स्प्रे एंडिंग भी कह सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया दो तरह की जो सेंसरी इनर्वेशन हमारे पास मसल स्पिंडल में मौजूद थी। अब देखते हैं कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, इनकी भी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के शो किए हुए हैं, एक रेड वाले, एक ब्लू वाले। एक में जो रिसेप्टर रीजन होता है वो इस तरह बैग की तरह होता है, तो उनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर बैग मसल फाइबर्स। ठीक है, मसल स्पिंडल में दो तरह के इंट्राफ्यूजल फाइबर होते हैं, एक न्यूक्लियर बैग मसल फाइबर जिसमें एक बैग्स होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियर चेन मसल फाइबर। ये जो न्यूक्लियर चेन मसल फाइबर है, इसके दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास ये रिसेप्टर रीजन होता है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट होगा तो इसमें जो न्यूक्लिया है वो चेन की शक्ल में मौजूद होंगे। सही की बात? और डिफरेंसेस देखें तो जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं, इनकी बैग फाइबर्स की निस्बत लेंथ बहुत थोड़ी होती है, तकरीबन हाफ होती है। सही की बात? वेरी सिमिलरली जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं, इनका डायामीटर भी दूसरे न्यूक्लियर बैग फाइबर्स की निस्बत बहुत कम होता है। सही की बात? तो ये वाली बात उन्होंने डिस्कस की हुई है यहाँ पे, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स और उनकी डायमीटर को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंडिंग्स का स्टैटिक और डायनामिक रिस्पांस। अब हमारे पास जो, ये तो हमें पता है कि मसल स्पिंडल जो है वो आपके ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को मसल लेंथ के बारे में और चेंजेस इन मसल लेंथ के बारे में बताता है। ठीक, तो यानी कि दो तरह के रिस्पॉन्सेज हो गए। एक होता है हमारे पास स्टैटिक रिस्पॉन्स, जो बताता है इस वक्त मसल की ये लेंथ है बस। दूसरा होता है हमारे पास डायनामिक रिस्पॉन्स,
ये बताता है कि मसल की लेंथ बढ़ रही है या मसल की लेंथ कम हो रही है, ये सारा कुछ बताता है। सही के बाद अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, ये चाहे न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हो या न्यूक्लियर बैग फाइबर्स हो, ये दोनों नर्वस सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली थोड़ी बहुत इंपल्सेस सेंड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लो कि 100 इंपल्सेस पर सेकंड ही सेंड कर रहे होते हैं, दोनों सेंड कर रहे हैं। ओके बात। अब जब इस मसल की लेंथ ज़्यादा होगी तो दोनों ही ज़्यादा इंपल्सेस सेंड करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे दोनों ही 120 इंपल्सेस सेंड करना शुरू कर देंगे। और जब इसकी कम होगी तो ये वाले न्यूक्लियर चेन फाइबर भी कम इंपल्सेस भेजेंगे, मिसाल के तौर पे 80 भेजेंगे, और न्यूक्लियर बैग फाइबर भी कम इंपल्सेस भेजेंगे। के बाद तो आप कह सकते हो कि जो स्टैटिक रिस्पॉन्स है, जो बताता है कि किसी भी वक्त में मसल की लेंथ कितनी है, उसमें न्यूक्लियर चेन फाइबर भी रोल प्ले कर रहे हैं, न्यूक्लियर बैग फाइबर भी रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारे पास स्टैटिक रिस्पॉन्स। फिर आता है डायनामिक रिस्पॉन्स, यानी कि मसल की लेंथ चेंज हो रही हो। जिस वक्त मसल की लेंथ चेंज हो रही होती है ना, मिसाल के तौर पे मसल की लेंथ इंक्रीज हो रही है, उस वक्त ये जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं ये तो नॉर्मली होते हैं, ये तो देखते हैं यार जो भी लेंथ है उसके हिसाब से अगर 100 है या 110 के करीब जैसे भेज रहे होंगे इम्पल्सेस। लेकिन जो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स है ना, वो चेंजिंग स्टेट में बहुत ज़्यादा सिग्नल्स भेजते हैं। अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो वो मिसाल के तौर पे 100 की बजाय 500 इम्पल्सेस भेजना शुरू कर देंगे। बहुत स्ट्रांगली आपके नर्वस सिस्टम को बताते हैं कि भाई इस वक्त लेंथ चेंज हो रही है। सही। वेरी सिमिलरली अगर लेंथ कम हो रही हो तो ये सिग्नल्स को बहुत कम कर देते हैं, मिसाल के तौर पे 100 की बजाय सिर्फ 20 सिग्नल्स कर देते हैं। तो अब आपका ब्रेन पूछता है, जब मिसाल के तौर पे इन्होंने लेंथ इंक्रीज करना शुरू कर दी है, बैग फाइबर्स ने 500 सिग्नल भेजना शुरू कर दिए हैं, तो ब्रेन पूछता है आजकल चेन फाइबर्स क्या बता रहे हैं, चेन फाइबर्स तो थोड़ा सा इंक्रीज बता रहे हैं, और बैक फाइबर्स तो बेतहाशा ज़्यादा इंपल्सेस भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मसल की लेंथ बहुत बड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि अगर मसल की लेंथ बहुत बड़ी हुई होती ना तो चेन फाइबर भी बहुत सिग्नल भेजते, बैक फाइबर भी बहुत सिग्नल भेजते। इस वक्त चेन फाइबर्स तो इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत लेंथ बड़ी है, और बैक फाइबर्स बहुत सिग्नल भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इंक्रीजिंग लेंथ है, इस वजह से बैक फाइबर्स बहुत ज़्यादा सिग्नल भेज रहे हैं, क्योंकि बैक फाइबर डायनामिक रिस्पॉन्स भी शो करते हैं, चेन फाइबर डायनामिक रिस्पॉन्स शो नहीं करते। तो ये आप कह सकते हैं कि जो चेन फाइबर्स हैं वो सिर्फ स्टैटिक रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं, और जो बैग फाइबर्स हैं वो स्टैटिक में तो करते ही करते हैं, डायनामिक रिस्पॉन्स में भी रोल प्ले करते हैं। तो डायनामिक रिस्पॉन्स किन की वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बैग फाइबर्स की वजह से, क्योंकि जब लेंथ इंक्रीज हो रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा ही कुछ इंपल्सेस देना शुरू कर देते हैं, और जब लेंथ डिक्रीज कर रही होती है ये बहुत ही कम कर देते हैं अपनी इंपल्सेस को। तो ब्रेन को आइडिया हो जाता है या नर्वस सिस्टम को आइडिया हो जाता है कि यार बैग फाइबर्स जब इतना इंक्रीज इतना डिक्रीज करते हैं तो उसका मतलब होता है लेंथ में चेंज आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास स्टैटिक रिस्पॉन्स और डायनामिक रिस्पॉन्स। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ आपके पास इनर्वेशन भी इस तरह की होनी चाहिए, मोटर नर्व्स भी तो होने चाहिए ना, जो आपके पास कॉन्टिन्यूस लेंथ को भी कंट्रोल कर रहे हो और चेंज इन लेंथ को भी कंट्रोल कर रहे हो। तो मोटर इनर्वेशन हमने एक बात पहले पढ़ी हुई है कि इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को जो मोटर इनर्वेशन आ रही होती है वो गैमा एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स में से गैमा न्यूरॉन्स, और फाइबर कौन सा था? ए गैमा फाइबर से आ रही होती है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की इन्फॉर्मेशन। तो अब अगर स्टैटिक और डायनामिक दो तरह के हैं तो इसका मतलब है कि ए गैमा फाइबर्स भी दो तरह के होंगे, या आप कह सकते हो गैमा न्यूरॉन्स भी दो तरह के होंगे। एक होते हैं गैमा डायनामिक न्यूरॉन्स और एक होते हैं गैमा स्टैटिक न्यूरॉन्स। सही होगी बात। अभी जो गैमा डायनामिक न्यूरॉन्स हैं ये तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को ही सप्लाई दे रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है कि डायनामिक रिस्पॉन्स में सिर्फ और सिर्फ बैग फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो गैमा स्टैटिक न्यूरॉन्स वो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को नहीं बल्कि सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को ही इनोवेशन दे रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर चेन फाइबर्स ही ज़्यादातर स्टैटिक रिस्पॉन्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी कि बैग फाइबर्स की मोटर सप्लाई और हो गई, चेन फाइबर्स की मोटर सप्लाई और हो गई। जब हम डायनामिक रिस्पॉन्स के सिग्नल आएंगे तो उससे स्टैटिक रिस्पॉन्स को कुछ नहीं होगा, और जब स्टैटिक रिस्पॉन्स के सिग्नल आएंगे तो उससे डायनामिक रिस्पॉन्स को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के इनोवेशन अलग अलग हैं। बाकी कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर वक्त स्टैटिक रिस्पॉन्स की वजह से न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग फाइबर्स कुछ ना कुछ इंपल्सेस ब्रेन को सेंड कर ही रहे होते हैं। तो अब आप देखो ना बहुत सारी इस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ ना टूल्स में आ रही है। सही बात। तो इस पार्ट की वीडियो में बहुत सारे टू आए हैं, मैं उन चीज़ों को एक बार रिपीट कर जाता हूँ। अगर आपको याद हो, हमने कहा था सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। एंटीरियर मोटर न्यूरॉन की दो टाइप्स हैं, एक अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और एक गैमा मोटर न्यूरॉन्स। अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को आते हैं और एक मोटर यूनिट फॉर्म करते हैं, क्योंकि कई मसल फाइबर्स में जा रहे होते हैं। और गैमा मोटर न्यूरॉन्स इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के पास आते हैं। अब हमने ये भी देख लिया फर्दर कि इन गैमा मोटर न्यूरॉन्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक स्टैटिक गैमा और एक डायनामिक गैमा। जो गैमा स्टैटिक होंगे वो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को सिर्फ मिसल इनोवेशन दे रहे होते हैं, और जो गैमा डायनामिक होंगे वो सिर्फ न्यूक्लियर बैग फाइबर्स को इनोवेशन दे रहे होंगे। उसके बाद मजीद फिर हमने सेंसरी इनोवेशन को देखा। हमने कहा सेंसरी इनोवेशन भी दो तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी एंडिंग और एक होती है सेकेंडरी एंडिंग। ये कहाँ पे देखा हमने जी? ये इधर एक होती है प्राइमरी एंडिंग, एक होती है सेकेंडरी एंडिंग। और फिर इसमें फर्दर हमने देखा कि इंट्राफ्यूजल फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, एक न्यूक्लियर
चेन फाइबर्स, चीखों के बाद। और सेंसरी रिस्पॉन्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक रिस्पॉन्स, एक होता है डायनामिक रिस्पॉन्स। ये बात भी समझ में आ गई। और अगर आपसे पूछा जाए तो मसल स्पिंडल के सेंसरी फंक्शन भी दो ही होते हैं, एक होता है मसल की लेंथ का इंक्रीज डिक्रीज बताते हैं, और दूसरा होता है अगर इंट्राफिजिकल फाइबर्स खुद से कॉन्ट्रैक्शन करें तो वो बताते हैं। तो काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, जो हम जब यहाँ पे देखते हैं ना तो कई दफ़ा थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आई होप्स हो कि अब आपके लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।